हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं इस मंथ के लास्ट करंट अफेयर्स 31 ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हमें सेबी के कुछ नए इनिशिएटिव्स पे बात करनी है। जियो ने भी कुछ नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, वो भी हम देखेंगे और यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट पे बात करनी है। आइए हम एक एक करके सारी इंपॉर्टेंट बातों को टू द पॉइंट और की पॉइंट्स हाईलाइट्स के फॉर्म में कवर करने वाले हैं। और ये हमारे जो करंट अफेयर्स हैं ये आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी एग्जाम दे रहे हो या स्टेट एग्जाम्स दे रहे हो, सभी के लिए यूजफुल है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपने भाई बहनों के साथ, दोस्त बंधुओं के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे और पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करेंगे 31 ऑफ जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए हम पहले बात करते हैं एक कंट्री के बारे में जो कि एशिया और यूरोप के इंटरसेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। जनरली इसे यूरोप में कंसिडर किया जाता है, समटाइम इसे इंटरसेक्शन पे भी कंसिडर किया जाता है। हम बात कर रहे हैं जॉर्जिया के बारे में। जॉर्जिया डिक्लेयर मलेरिया फ्री आफ्टर डिकेड लॉन्ग बैटल। तो लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहा था कि हमारे देश में कोई भी मलेरिया का केस ना हो और फाइनली यहाँ पर जॉर्जिया को डब्ल्यूएचओ ने सर्टिफिकेट दिया है मलेरिया फ्री कंट्री का। और ये 45th नंबर की 45वें नंबर का कंट्री बन चुका है जिसको डब्ल्यूएचओ ने सर्टिफिकेशन दिया है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड that Georgia has officially been certified as a malaria free country and marking a significant milestone in the country's nearly century long battle। अब ये 45th नंबर का 45वें नंबर का देश बन चुका है एंड द फर्स्ट इन डब्ल्यूएचओ यूरोपियन रीजन। यूरोपियन रीजन में डब्ल्यूएचओ का ये पहला देश है जिसे मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। यहाँ पर मलेरिया फ्री डिक्लेयर करने के लिए आपको सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। डब्ल्यूएचओ को बताना पड़ता है, क्या बताना पड़ता है कि लास्ट 3 इयर्स में एटलीस्ट मिनिमम 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में हमारे देश में कोई भी मलेरिया केस नहीं है। उसके बाद डब्ल्यूएचओ मलेरिया फ्री डिक्लेयर करता है। नाउ बात करते हैं जॉर्जिया की लोकेशन। तो आप यहाँ पे मैप में जॉर्जिया की लोकेशन देखेंगे जो कि ब्लैक सी के साथ, मतलब आपका काला सागर के साथ बॉर्डर बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, इट इज ब्लैक सी, ये है काला सागर। यहाँ पर ये जॉर्जिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो जॉर्जिया आपको एक कंट्री मिलेगी जो कि इंटरसेक्शन पे है यूरोप और एशिया के। ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी कैपिटल क्या है तो तिबिलिसी इसकी कैपिटल है एंड जॉर्जियन लारी यहाँ पे आपको करेंसी देखने को मिल जाएगी। चलिए नाउ बात करते हैं एक रिपोर्ट के बारे में जिसपे हमने डिस्कशन किया था थोड़ी देर पहले। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसे हम एएसईआर एसर रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम शॉर्ट में एसर रिपोर्ट कहते हैं और पूरा नाम होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट 2024। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है, इसमें अलग अलग ग्रुप के बच्चों का सर्वे किया जाता है। ये इंस्टीट्यूशनल सर्वे नहीं है, ये घर घर जाके किया गया सर्वे होता है। इसमें देखा जाता है कि जैसे कि प्राइमरी लेवल पे कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चों को अर्थमेटिक बेसिक प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, बुक्स को पढ़ सकते हैं। सिमिलर प्राइमरी लेवल के बाद हायर एजुकेशन लेवल पे भी कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितना ड्रॉप आउट रेट है, कितने बच्चों के घर में स्मार्टफोन है, कितने बच्चे स्मार्टफोन को यूज करना जानते हैं। ठीक है, कितने बच्चे पढ़ना लिखना जानते हैं, नॉर्मल जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं कितने बच्चे वो कर पा रहे हैं। इस तरीके से पूरा सर्वे यहाँ पर किया जाता है। पहले ये सर्वे एनुअली किया जाता था, हर साल किया जाता था। अब ये ऑल्टरनेटिव ईयर्स में आपको ये सर्वे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक एनुअल सिटीजन बेस्ड सर्वे है जिसमें घर घर जाके रिलायबल डेटा को कलेक्ट किया जाता है, स्पेशली रूरल इंडिया में घरों में जाके और बच्चों से कम्युनिकेट करके, उनके पेरेंट्स से कम्युनिकेट करके पूरा एक सर्वे यहाँ पे किया जाता है। इसे पब्लिश करने का काम एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम। तो प्रथम एनजीओ इसको पब्लिश करने का काम करता है सिंस 2005। 2005 से ये सर्वे पब्लिश किया जा रहा है एनुअली, बट 2016 से ये ऑल्टरनेटिव बेसिस पे कंडक्ट किया जा रहा है हमारे देश में। ठीक है, यहाँ पर अब जो एज ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तो इस एज ग्रुप में, मतलब इस सर्वे में पहला एज ग्रुप आता है 3 से लेके 16 इयर्स तक के जो बच्चे हैं, इनका एनरोलमेंट रेशियो क्या है, कितने बच्चे एनरोल हुए हैं स्कूल में, कितने बच्चों का ड्रॉप आउट है, वो सारी बातें यहाँ पर आएंगी।
फिर दूसरा असेसमेंट किया जाता है 5 से लेके 16 साल तक के जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जो पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं और बेसिक अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी जानते हैं। तो 2 तरीके से असेसमेंट है। पहला असेसमेंट एनरोलमेंट को लेकर है, दूसरा असेसमेंट आपके रीडिंग और मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज पर है। तो 2 तरीके से असेसमेंट यहाँ पे किया जाता है। जैसा कि मैंने मेंशन किया, ये आपका हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है, ना कि स्कूल बेस्ड सर्वे। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर लगी वो ये है कि रूरल इंडिया में 82.2% जो बच्चे हैं जिनकी एज 14 से लेकर 16 साल तक है, उनको स्मार्टफोन यूज करना आता है, लेकिन वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल एजुकेशन में स्टडी करने के लिए नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करने में कर रहे हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे साफ साफ मेंशन की गई है कि रूरल इंडिया में 14 से लेकर 16 एज ग्रुप के बच्चों को 82.2% बच्चों को स्मार्टफोन यूज करना आता है, बट केवल 57% बच्चे ही हैं जो स्टडी पर्पस के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिमेनिंग बच्चे सोशल मीडिया के लिए ही स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गेम खेलने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम इस रिपोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को कवर करेंगे। बहुत बड़ी रिपोर्ट्स होती है, कई सारे पन्नों की रिपोर्ट होती है, इतना नहीं पढ़ना। हमें यूपीएससी नहीं देना है, ना ही हमको यहाँ पे मतलब हम अभी आईएएस की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे नॉर्मली वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतनी ही बातें हमें करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्री प्राइमरी लेवल, मतलब आपका जो एज ग्रुप 3 से लेकर 5 तक है, जो एलकेजी के बच्चे हैं, यूकेजी के बच्चे हैं, या जो बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं रूरल इंडिया में, उनका ये सर्वे है। इसमें कहा गया है कि जो प्री प्राइमरी इंस्टीट्यूट है जैसे कि आंगनबाड़ी वगैरह है, इसमें आपका जो ग्रोथ है, मतलब एडमिशन ग्रोथ है, वो 2018 के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। इसमें कहा है कि 2018 में एनरोलमेंट 68.1% था, 2024 में एनरोलमेंट 77.4% है। तो एसर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली प्री प्राइमरी लेवल पे एनरोलमेंट कितना इंक्रीज हुआ है या एनरोलमेंट कितना है, तो आंसर हो जाएगा 77.4% आपको बच्चों का एनरोलमेंट देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं एलिमेंट्री लेवल पे, मतलब जहां पर हम एज ग्रुप 6 से लेकर 14 साल तक के बारे में बात कर रहे हैं। 6 से लेकर 14 इयर्स तक के बच्चों का जो एनरोलमेंट है उस पे हम बात करेंगे। इसमें कहा है कि जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो स्लाइटली डिक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं 98.4% से डिक्रीज होके 98.1% हो गया है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें एनरोलमेंट भी डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, एनरोलमेंट यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है 72.9% से 66.8%। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। कहा गया है कि जो क्लास 8 के बच्चे हैं, कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, केवल 45.8%, मतलब आधे से भी कम बच्चे हैं जो कि बेसिक अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानते हैं। लेकिन पिछले साल की तुलना में इंप्रूवमेंट है, बट स्टिल आप देख सकते हैं ग्रोथ काफी कम है। केवल 45.8% ही क्लास 8 के बच्चे जो बेसिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानते हैं। और क्या बातें इसमें मेंशन की गई हैं, चलिए इसमें बातें बताई गई हैं। द परसेंटेज ऑफ क्लास 3 चिल्ड्रन, वो बच्चे जो क्लास 3 में पढ़ते हैं, तो 33.7% बच्चे ऐसे हैं जो कि अर्थमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हैं, और पिछले साल के कंपैरिजन में ये डेटा भी इंक्रीज हुआ है। फिर क्लास 5 के जो बच्चे हैं, अगर उनके बारे में बात करें, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्लास 2 की बुक को रीड कर सकते हैं, मतलब कक्षा 5 में आप पढ़ रहे हो मगर कक्षा 2 की बुक्स को रीड करना नहीं आ रहा। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्लास 5 में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जो क्लास 2 की बुक को रीड कर सकते हैं, वो 44.8% आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे मेंशन किया है 5 राज्यों के बारे में, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला एंड नागालैंड। ये 5 राज्य है जहां पे प्री प्राइमरी स्कूल में जो चिल्ड्रंस का एनरोलमेंट रेशियो है वो मोर देन 90% है। केवल 5 राज्य है जहां पे प्री प्राइमरी लेवल पे बच्चों का जो एनरोलमेंट है, जो एलकेजी जा रहे हैं, यूकेजी जा रहे हैं या आंगनबाड़ी जा रहे हैं, तो वो 5 राज्य है, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला एंड नागालैंड। चलिए अब बात करते हैं ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में, जो कि 15 से 16 साल के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि इनका ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो डिक्रीज हुआ है, जो कि अच्छी बात है। 13.1% था 2018 में, और अभी 7.9% है 2024 में, जो कि अच्छी बात है। नाउ बात करेंगे डिजिटल लिटरेसी और स्मार्टफोन के यूज पे। इसमें बताया गया है कि लगभग 90% बच्चे हैं 14 से लेकर 16 ईयर एज ग्रुप के, जिनके पास जो कि स्मार्टफोन को एक्सेस करना जानते हैं। मतलब या तो उनके पास स्मार्टफोन है या उसकी उनकी फैमिली के पास स्मार्टफोन है और वो स्मार्टफोन को यूज करना
जानते हैं, जिसमें अगर गर्ल्स की बात करें और बॉयज की, तो गर्ल्स का रेशियो है 79.4% और बॉयज 85.5%। ठीक है, इसमें कहा है कि 82.2% चिल्ड्रन ऐसे हैं जो स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, लेकिन 57% एजुकेशन के लिए और 76% जो है वो सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ना बात करते हैं डिजिटल सेफ्टी के बारे में, तो 62% बच्चे ऐसे हैं जिनको डिजिटल सेफ्टी के बारे में, कैसे कोई नंबर है उसको ब्लॉक करना है, कैसे अपने अकाउंट को, अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट करना है, तो ये जो एकदम तिगड़म वाली चीजें आती है ना, तो वो 62% बच्चों को आती है। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ना बात करते स्कूल ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, अटेंडेंस के बारे में। बच्चों की अटेंडेंस तो ठीक है, टीचर्स की अटेंडेंस भी देखी जाएगी। टीचर्स की अटेंडेंस भी इंक्रीज हुई है बच्चों की अटेंडेंस के साथ। तो स्टूडेंट अटेंडेंस इंक्रीज हुई है, 72.4% से 75.9% हो गई है। वही टीचर्स की अटेंडेंस भी इंक्रीज हुई है 85.1% से 87.5%। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो सोशल फैसिलिटी है, जैसे कि टॉयलेट की फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, वो भी स्कूल्स में इंक्रीज हुई है और अपग्रेड हुई है। अगर हम बात करते हैं गर्ल्स टॉयलेट्स की संख्या, तो ये इंक्रीज हुई है। 66.4% पहले गर्ल्स टॉयलेट थी गवर्नमेंट स्कूल में, अभी 72% है। और ड्रिंकिंग वाटर जो फैसिलिटी है वो भी 74 से बढ़कर 77.7% हो गई है। तो ये सारी बातें इस एसर रिपोर्ट में आई हैं। तो हमें याद क्या करना है, मुझे पता है बहुत सारा डेटा है, कैसे याद करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको विशेष तौर पे याद रखने हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे प्री प्राइमरी लेवल पे याद रखना है कि कितना एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है, कितना ड्रॉप आउट रेट है। ठीक है, फिर आपको ओल्डर एज में जाना है। इसके अलावा ये जो 5 राज्य हैं जहाँ पे 90% से ज्यादा एनरोलमेंट है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको विशेष तौर पे याद रखनी है, टॉयलेट्स के बारे में और ड्रिंकिंग वाटर के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2025। तो यहाँ पर एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2025 को अभी कंडक्ट किया जा रहा है। सिंस 1987, 1987 से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी वाटर बर्ड्स हैं, उनकी सेंसस की जाती है, उनकी काउंटिंग की जाती है। ठीक है, ये कौन करता है, इस पे भी हम बात करेंगे। इट इज अ सिटीजन साइंस प्रोग्राम दैट सपोर्ट द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द वेटलैंड्स। ठीक है, इसको एनुअली कंडक्ट किया जाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस, और इसको कंडक्ट करने का काम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी करती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो हमारे देश में चल रही है, इसे कौन कंडक्ट करता है, तो इसे कंडक्ट करने का काम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी करती है विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जनरली जनवरी के मंथ में ये सेंसस यहाँ पर की जाती है। इस सेंसस में पाया गया, क्या पाया गया कि लगभग 39,000, 39,725 बर्ड्स को आइडेंटिफाई किया गया। 106 स्पीसीज को कहां पर, आंसर हो जाएगा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो ये सेंचुरी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। और थर्ड नंबर का सबसे बड़ा वेटलैंड भारत में यही है। थर्ड नंबर का सबसे बड़ा वेटलैंड भारत में आपको कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगी। इसकी लोकेशन जो कि गोदावरी एस्चुरी में है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में पानी छोड़ती है, पानी छोड़ने से पहले एस्चुरी बनाती है, और उसी एस्चुरी में आपको एक कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको एक आइलैंड मिलेगा विच इज होप आइलैंड। तो होप आइलैंड भी कहां पर है, आंध्र प्रदेश के नजदीक में आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा, जो कि गोदावरी के पानी को और समुद्र के पानी को सेपरेट करने का काम एक तरीके से करता है। ठीक है जी, चलिए अब बात कर लेते हैं, ये कौन है भाई पिक्चर में, इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। अब यहाँ पर एक नई स्कीम के लिए फंड किया गया है। स्कीम निर्मला सीतारमन जी ने बजट स्पीच में दी थी, बताया था स्कीम के बारे में, और फाइनली इसके लिए बजट अलॉटमेंट किया गया है। हम बात कर रहे हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में। सो कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है 16,300 करोड़ रुपीस के नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में। देखो कहानी को समझो, पिक्चर क्या है। सबसे पहली बात आती है 23 जुलाई की, 23 जुलाई को इस बार हमारा बजट आया था, क्योंकि इलेक्शन से इसलिए बजट लेट आया। लेकिन अभी 1 फरवरी में आपका बजट आ जाएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बजट के हाईलाइट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं, बहुत अच्छे तरीके से हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 23 जुलाई 2024 को हमारा बजट आया था। हमारे बजट में निर्मला सीतारमन जी ने स्पीच में क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में अनाउंसमेंट किया गया था। इसमें कहा गया था कि हम नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च करेंगे। कितने समय के लिए, 7 इयर्स के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा, और इस मिशन में जितना कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब जितना फंड दिया जाएगा,
34,300 करोड़ रुपए का ये स्कीम आपको देखने को मिलेगी फॉर द पीरियड ऑफ 7 years, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है? 16,300 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। रिमेनिंग जो अमाउंट है वो प्राइवेट सेक्टर से आएगा। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आपको देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को अप्रूव कर दिया है। इसका पर्पस क्या है? इंडिया को क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में सेल्फ सफिशिएंट, मतलब एक तरीके से आत्मनिर्भर बनाना है क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में, जिससे हम नए एक्सप्लोरेशन को कर सकें। भारत में नए एक्सप्लोरेशन को इंकरेज करना है, और अलग अलग देशों में जो क्रिटिकल मिनरल्स के ब्लॉक्स है, होती है ना, बिडिंग होती है, ऑक्शन होता है, उसके बाद क्रिटिकल मिनरल के ब्लॉक को एक्वायर किया जाता है, माइनिंग की जाती है। तो इसमें इंडिया में तो एक्सप्लोरेशन को इंकरेज करना ही है, इसके अलावा इंडियन कंपनीज को इनकरेज करना है टू एक्वायर मिनरल ब्लॉक आउटसाइड द कंट्री, की बाहर, देश के बाहर भी जो मिनरल ब्लॉक्स हैं उनको एक्वायर करो, ऑक्शन में उनको खरीदो, और उसके बाद उसमें भी एक्सप्लोरेशन करो। ठीक है, ये इसका पर्पस आपको देखने को मिल जाएगा। डन। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देखेंगे इस मिशन के बारे में। सबसे पहली बात, जो टोटल आउटले है मिशन का, तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का टोटल बजट है 34,300 करोड़ रुपीस, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है 16,300 करोड़ रुपीस, और रिमेनिंग जो है वो प्राइवेट कंपनी से, आपको पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट कंपनी से आएगा 18,000 करोड़ रुपए। इस मिशन का ड्यूरेशन 7 years का है, 24-25 से 2030-31 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि नेशनल क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन कितने समय के लिए है? 7 years के लिए है। इसका ड्यूरेशन कितना है? 2024-25 से 2030-31 तक आपको देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो इस पर्टिकुलर मिशन को एग्जीक्यूट करेगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस आपको देखने को मिल जाएगी। बातें क्लियर है इस मिशन के बारे में? ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। यहाँ तक कोई समस्या परेशानी, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं, यूजफुल लग रही है, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देंगे। अच्छा, वीडियो के एंड में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे हैं, और दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ओके है जी। चलिए अगली कहानी को समझ लेते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है एज अ क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कोबाल्ट, कॉपर, ग्रेफाइट, निकल, पोटास एटसेट्रा, जो कि हमारे देश की ग्रोथ के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है एज अ क्रिटिकल मिनरल? तो आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो हुआ क्या था, हमने और अलग-अलग देशों ने चंद्रमा की सरफेस पे क्या किया? लैंडिंग किया, वहां से मिट्टी को लेकर आए, लूनर सॉइल को लेकर आए। अब लूनर सॉइल पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और आईआईटी मद्रास ने जो चंद्रमा की मिट्टी है, आईआईटी मद्रास ने चंद्रमा की मिट्टी पर रिसर्च किया और सिलिकॉन कार्बाइड को एक्सट्रैक्ट करने का काम किया है। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? वो कौन सा आईआईटी है जिसने चंद्रमा की सरफेस की मिट्टी पर रिसर्च किया और सिलिकॉन कार्बाइड को एक्सट्रैक्ट करने का काम, निकालने का काम किया है? आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। अब हमारा आने वाला समय में मिशन क्या है? हमारा कहो या फिर नासा का और अलग अलग एजेंसीज का मिशन क्या है कि चंद्रमा पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, चंद्रमा पे घर बनाने हैं, चंद्रमा पे प्लॉट बिक रहे हैं, और नासा तो चंद्रमा पे ट्रेन भी लॉन्च करने वाली है, करेक्ट? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ से सीमेंट को ढोकर ले जाएंगे और सीमेंट के घर बना देंगे। तो वहां की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसके हिसाब से हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हम कौन से मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि हम सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिलिकॉन कार्बाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिकॉन एंड कार्बन। इसको हम SiC पढ़ रहे हैं। इसका इसको हम यूटिलाइज करेंगे टू मेक कंपोजिट फॉर बिल्डिंग हैबिटेट्स ऑन मून। क्लियर? तो सिलिकॉन कार्बाइड को मून की सॉइल से एक्सट्रैक्ट करने का काम आईआईटी मद्रास ने यहां पर किया है। नाउ बात करते हैं लूनर सरफेस के बारे में। ठीक है, लूनर रेगोलिथ का मतलब होता है यहाँ पे जो चंद्रमा की ऊपर की सरफेस है, जैसे कि अर्थ की क्रस्ट होती है वैसे चंद्रमा की ऊपर की सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। कई सारे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, जैसे कि मेजर एलिमेंट है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड टाइटेनियम। और जो माइनर एलिमेंट सरफेस पर प्रेजेंट है
वो है मैग्नीज, सोडियम, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। हम एक चंद्रमा की सरफेस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। चलो अगली कहानी समझते हैं। वैन लिस्टेड प्लेटफॉर्म। अब ये पिक्चर क्या है और क्यों सेबी ने इसे लॉन्च किया है, ये मधाबीपुरी बुच आपको दिखाई दे रही है, जो कि सेबी की चेयरमैन है। इन्होंने रिसेंटली वैन लिस्टेड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। यू कैन सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज लुकिंग टू लॉन्च वैन लिस्टेड प्लेटफॉर्म। अब ये है क्या भाई, ये कहानी क्या चल रही है, तो देखो। अब हमारे देश में आपको पता है कि इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू हमारे देश में सबसे ज्यादा आईपीओ को रिलीज किया गया था 2024 में, ठीक है। और वॉल्यूम के हिसाब से हम फर्स्ट नंबर पे थे, वैल्यू के हिसाब से हम यहाँ पे सेकंड नंबर पे थे यूएसए के अकॉर्डिंगली। 332 के लगभग आईपीओ 2024 में हमने रिलीज किए थे। अब जब कोई कंपनी अपने आईपीओ को लेकर आती है, आईपीओ को उसने लाया, लोग आईपीओ में खरीदते हैं। ये जो मार्केट है लगभग 3 से 4 दिन तक ओपन रहता है, ठीक है। अभी नॉर्मल भाषा में समझा रहे हैं, फिर टेक्निकल भी हम जाएंगे। कोई कंपनी है, अपने आईपीओ को लेकर आई है, मार्केट में लोग उसके आईपीओ को खरीद रहे हैं, और आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले, ठीक है, जो पहले उसकी ट्रेडिंग हो रही है। मेरी बात समझिएगा, मैं क्या बताना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ अबाउट द ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट में जो इलीगल इरेगुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, उसको रोकने के लिए बेसिकली वेल लिस्टेड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जा रहा है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ग्रे मार्केट क्या है, तभी हम समझ पाएंगे कि वेल लिस्टेड प्लेटफॉर्म क्या है। तो उसके पहले हमें समझने पड़ेगा आईपीओ का कॉन्सेप्ट। तो समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि कोई कंपनी है, उसने अपने आईपीओ को लॉन्च किया, ठीक है। आईपीओ की ट्रेडिंग हुई प्लेटफॉर्म पे, कितने दिन हुई, T+3, एक ट्रेडिंग वाला दिन और एक्स्ट्रा 3 दिन, मतलब लगभग 4 दिन आपको ट्रेडिंग देखने को मिलेगी आईपीओ की। अलग अलग लोग आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, हम और आप जैसे लोग आते हैं जो आईपीओ को खरीदने की कोशिश करते हैं। हालांकि आईपीओ में सब्सक्राइबर रेट इतना ज्यादा होता है, इतने सारे लोग आईपीओ के पीछे पड़े होते हैं कि बहुत सारे लोगों को तो आईपीओ मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आईपीओ क्लोज होता है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग होती है T+3 डे, टी मतलब आपका क्लोजिंग डे ऑफ द ऑफर, और फिर उसका जो अलॉटमेंट होता है, अब सब लोग ने खरीदने के लिए पैसे डाल दिए आईपीओ में, ठीक है। अब आईपीओ मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 100 आईपीओ आए थे और 1000 लोगों ने आईपीओ में पैसे डाल दिए हैं, लेकिन अलॉटमेंट तो 100 लोगों को ही होगा। तो यहाँ पर फिर अगले दिन क्या होता है, आपका T+1 डे में अलॉटमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, इन द पीरियड बिटवीन द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर एंड लिस्टिंग डे, ठीक है, यहाँ पर T+3 डेज में लिस्टिंग हुई है और T+1 डेज में क्या हुआ है, अलॉटमेंट हुआ है। तो लिस्टिंग डेज और अलॉटमेंट के बीच में ये जो गैप बन रहा है, तो उस गैप में क्या होता है, ग्रे मार्केट एक्टिवेट हो जाता है। ग्रे मार्केट क्या है, ग्रे मार्केट में वो सभी कंपनीज के शेयर्स जो अभी लिस्टेड नहीं है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वो शेयर्स लिस्टेड नहीं है, लेकिन अलग अलग कंपनी और इन्वेस्टर एक तरीके से बैकग्राउंड में शेयर्स को खरीदने और बेचने का काम करती है, ठीक है। मतलब अभी आईपीओ के शेयर्स की लिस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ही मार्केट से बाहर क्या होने लगा है, शेयर्स को खरीदा और बेचा जाने लगा है। तो ये जो इरेगुलर मार्केट है, इसे हम ग्रे मार्केट कहते हैं। सो ग्रे मार्केट रिफर टू द अनऑफिशियल ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी इवन बिफोर दे आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अभी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही अनऑफिशियल तरीके से इसकी ट्रेडिंग चल रही है, और ये अनरेगुलेटेड मार्केट्स है। ये अनरेगुलेटेड मार्केट है, इसको ही रेगुलेट करने के लिए, इसकी एक्टिविटीज को कर्ब करने या इसको रोकने के लिए वेल लिस्टेड प्लेटफॉर्म को सेबी लॉन्च कर रही है। इतनी चीजें क्लियर हो पा रही हैं। आखिरकार कहानी क्या है, तो आईपीओ लॉन्च हुआ, आईपीओ की ट्रेडिंग हुई T+3 डेज में, और T+1 डेज में इसकी लिस्टिंग के बाद इसको अलॉटमेंट हुआ। तो उसके बीच में जो गैप आ रहा है, उस गैप में ग्रे मार्केट एक्टिवेट है, और इलीगल या इलीगल तो नहीं बोलेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड है, अनऑफिशियल है, और ट्रेडिंग बैकग्राउंड में हो रही है, उसे हमने ग्रे मार्केट कहा है। तो when listed has been launched for trading of shares of company that have finished their IPO and are yet to be listed on the stock exchange। मतलब ऐसी कंपनी जिन्होंने आईपीओ को लॉन्च कर दिया है, लेकिन अभी उनके जो शेयर्स है, उनकी जो कंपनी है, वो अभी ट्रेडिंग मतलब मार्केट में लिस्टेड नहीं है उनके शेयर्स। उसके पहले जो ट्रेडिंग हो रही है, उसको रेगुलेट करने के लिए वैन लिस्टेड प्लेटफॉर्म यहाँ पर सेबी लेकर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, सेबी लॉन्च कर रही है आई स्पॉट। आई स्पॉट का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। आई स्पॉट का मतलब है सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस, ठीक है। सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस, आई स्पॉट पोर्टल को, एक सेंट्रलाइज सिस्टम को सेबी लॉन्च कर रही है। इसका पर्पस क्या है, अगर कोई भी टेक्निकल इशू आता है,
टेक्निकल ग्लिच आता है तो उसकी आप रिपोर्ट कर सकते हो बाय द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। दिस मूव इज अ पार्ट ऑफ सेबी ऑनगोइंग कमिटमेंट टू मॉडर्नाइज द फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो आई स्पॉट है ये 3 Feb 2025 से इंप्लीमेंट हो जाएगा। इंप्लीमेंटेशन करने की डेट आपको 3 फरवरी 2025 देखने को मिल जाएगी। मैटर क्लियर है, सेबी की इतनी कहानी क्लियर हो चुकी है। चलो अगली कहानी समझते हैं। रिसेंटली आईसीसी वीमेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी कंक्लूड हुई है मेलबर्न में, और यहाँ पे फाइनल किसने जीता है, तो तीसरी बार लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में ऑस्ट्रेलिया की वीमेंस टीम ने आईसीसी वीमेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीत लिया है। आईसीसी वीमेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत 2014 में हुई थी। ठीक है, 2014 में पहला एडिशन हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीता था। सेकंड एडिशन भी 2017 में ऑस्ट्रेलिया जीता था, और तीसरा एडिशन भी अब ऑस्ट्रेलिया जीत लिया है। और टोटल 10 टीम्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नाउ बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम वीमेंस टीम की कैप्टन के बारे में। तो इनकी कैप्टन है एलिसा हेली। एलिसा हेली आपको टीम की कैप्टन देखने को मिल जाएंगी, और आईसीसी के डायरेक्टर है माइक बियर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर एक और न्यूज आ रही है, आईसीसी के जो सीईओ हैं उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है या रेजिग्नेशन दे दिया है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कंफर्म किया है कि जियोफ एलार्डिस, ठीक है, गॉफ एलार्डिस एक्चुअली पढ़ेंगे इनको, गॉफ एलार्डिस ने रिसेंटली स्टेप डाउन कर दिया, इस्तीफा दे दिया है आईसीसी के सीईओ की पोजीशन से। 2021 से सीईओ थे। नाउ बात करते हैं आईसीसी के चेयरमैन, आपको जय शाह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है, चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। मारुति सुजुकी रीअपॉइंट हिसाशी तकेशु एज अ एमडी एंड सीईओ। तो ये लंबे समय से ऑलरेडी मारुति सुजुकी के एमडी एंड सीईओ हैं, इनकी रीअपॉइंटमेंट की गई है। हम सभी को पता है कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंट्री जो है लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा, एंड रिसेंटली एमडी एंड सीईओ के रूप में रीअपॉइंटमेंट हुआ है हिसाशी टेकेशु का। ठीक है, और इनका जो टेन्योर है वो 3 साल के लिए होगा, 2025 से लेकर 2028 तक के लिए। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी। फर्दर हम न्यूज को देखेंगे, और भी डिस्कशन है अभी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं, उनको हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिकैप्स के बारे में। मतलब 30 जनवरी को हमने कौन कौन सी न्यूज को देखा था, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे भूलते जा रहे हैं। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि यूएई ने डिक्लेयर किया है 2025 को एज अ ईयर ऑफ कम्युनिटी। फिर लद्दाख 5वां खेलो इंडियन विंटर गेम्स में मेडल टैली में टॉप पोजीशन पे है विद 7 मेडल। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है। रिपब्लिक डे 2025 की जो परेड हुई थी, परेड में जो झांकियां थी, अवार्ड को अनाउंस किया गया है। यूपी की झांकी टॉप नंबर पे, जिसमें महाकुंभ की पिक्चर को डिपिक्ट किया गया था। सेकंड नंबर पे हमने यूपी के बाद क्या देखा था, त्रिपुरा की झांकी देखी थी। त्रिपुरा के बाद हमने आंध्र प्रदेश की झांकी को देखा था। वही जम्मू एंड कश्मीर राइफल जो है बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट आपको देखने को मिल जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक पहला इंडियन बैंक बन गया है जिसने इंटीग्रेट किया है क्लेरिफाई नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को। ठीक, नेक्स्ट है इंडिया का पहला एडिबल ऑयल कंजप्शन सर्वे हमारे देश में किया जा रहा है। इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। आसाम गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि 2027 तक हम सेकेंड कैपिटल डिब्रूगढ़ को बनाएंगे आसाम की। इसरो ने सक्सेसफुली अपने 100 मिशन को लॉन्च किया है यूजिंग द GSLV F-15 रॉकेट, और इसमें NVS-02 सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया है जो कि एक नेविगेशन सैटेलाइट है। नेक्स्ट है नगोबा जत्रा फेस्टिवल, जो कि सेकेंड नंबर का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है। रिसेंटली इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इन तेलंगाना, जो कि आपकी गौंड ट्राइब पार्टिसिपेट करती है। फिर माउंट एवरेस्ट परमिट की फीस को इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है, जो कि आपका 1 सितंबर 2025 से इफेक्ट में आ जाएगा। 36% इंक्रीज किया गया है, $15,000 आपको परमिट फीस देखने को मिल जाएगी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा को रिज्यूम किया जा रहा है 2025 में। इंडिया और चाइना एग्री हो चुके हैं। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर लुका लुकासेंको, और ये 7th कॉन्जिक्यूटिव टर्म बेलारूस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। 1994 से ये बेलारूस के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। त्रिपुरा पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन चुका है जिसने MOU साइन किया है विद भाषिनी फॉर मल्टीलैंग्वेज गवर्नेंस, अलग अलग भाषाओं में त्रिपुरा की लोकल लैंग्वेज में गवर्नेंस को प्रोवाइड करने के लिए।
नेक्स्ट है उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में 7th सेंचुरी का उमा महेश्वर जी के स्टैच्यू को रिकवर किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ये आपको गाजा और इजिप्ट की बॉर्डर देखने को मिल जाएगी जो अभी काफी ज्यादा न्यूज में है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं जसप्रीत बुमराह, इन्हें रिसेंटली सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी गई है, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन चुके हैं। वहीं न्यूजीलैंड की क्रिकेटर है जिनका नाम है मीली केयर, ये आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत चुकी है और ये पहली न्यूजीलैंड की पर्सन है। अगला एक केमिकल है जिसका नाम है रोडामाइन बी, इसे बैन कर दिया गया है। जितने भी फूड प्रोडक्ट है उन सभी में इसे बैन किया गया है क्योंकि इसके ज्यादा कंजप्शन से कैंसर हो सकता है। नाउ बात करते हैं आयरन एज की जो टाइमलाइन है उसको रिवाइज किया है। जनरली हम बात करते हैं कि 1500 बीसी से आयरन एज देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आयरन एज की शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी और जो डेट रिवाइज की है वो 3345 बीसी आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये हमने कल कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस किया था। कुछ और बातें आपके साथ शेयर करना है, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बातें आपके साथ मुझे फिर से शेयर करनी है। वो ये है कि साइंस का कंप्लीट कोर्स जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको डिटेल में मतलब ए टू जेड आपको देखने को मिल जाएगी, प्रीलिम से लेकर मेंस तक। तो आप इस कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। अभी बायोलॉजी चल रही है, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स को कंप्लीट कराया जाएगा। पीडीएफ भी अपलोड हो चुकी है, तो आप डेमो वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करके। इसके अलावा अगर आप 6 मंथली मैगजीन चाहते हैं जहां पर हमने जुलाई से लेकर दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ को कवर किया है, तो आप इस मैगजीन को परचेज कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और जो भी मैगजीन में डेटा है इसके वीडियोस 11 वीडियो मैंने कवर किए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। डन। और आज की क्लास की पीडीएफ कहां पर मिलेगी? आज की क्लास की पीडीएफ आपको या तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, या तो ये एप्लीकेशन है यहाँ से आप फ्री नोट्स वाले सेगमेंट में जाके डाउनलोड कर लेना। चलिए अब यहाँ पर एक और छोटी सी कहानी हम समझते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की। हमारे देश में आप लोग अक्सर न्यूज में देखते रहते हैं कि कोई एक XYZ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, उसको आरबीआई ने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, डिपॉजिटर के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, मतलब कितना ज्यादा घोटाला टाइप का चल रहा है, या कितनी सारी चीजें यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में चल रही है कि वो अपनी इकोनॉमी को रन ही नहीं कर पा रहे। उनके पास कैश का शॉर्टेज हो जाता है जिसके कारण आरबीआई को लाइसेंस कैंसिल करना पड़ता है। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आ रही है, मैनेजमेंट इशू आ रहा है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ लॉन्च किया है। हमने क्या लॉन्च किया है? हमने लॉन्च किया है NUCFDC। इसका क्या मतलब है? नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रीन सिग्नल प्रोवाइड कर दिए हैं नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, और जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बूस्ट करेगी, इनकी ऑपरेशनल इफिशिएंसी, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत करने का काम करेगी। क्लियर है? इसमें बताया गया, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसमें बताया गया कि पहले हमारे देश में 1926 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थे 2004 में, लेकिन 2024 में इनकी संख्या 1500 रह गई है। मतलब इतने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जिनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है बिकॉज लीडरशिप प्रॉपर नहीं थी। इसलिए हमने इस बॉडी को मतलब इस बॉडी को लॉन्च किया है। इसके बारे में अनाउंसमेंट पहले ही प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी ने कर दिया था। अब यहाँ पे आरबीआई का कहना है अगर इस बॉडी को एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन काम करना है तो इनको पेड अप कैपिटल की जरूरत होगी 300 करोड़ रुपए। कितनी पेड अप कैपिटल चाहिए इसको? 300 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। और यहाँ पे आरबीआई ने इस 300 करोड़ रुपए को कलेक्ट करने के लिए 7 फरवरी 2025 की डेडलाइन दी है। 7 फरवरी 2025 की डेडलाइन दी गई है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, और इसमें कहा है कि जो एनसीडीसी है इनका शेयर 20% होगा पेड अप कैपिटल में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि पेड अप कैपिटल क्या होती है? तो यहाँ पे जब कोई कंपनी बनती है और कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है और शेयर होल्डर से जो पैसा मिलता है उसे हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी हैज बीन पेड फ्रॉम शेयर होल्डर इन द एक्सचेंज फॉर शेयर्स ऑफ इट्स स्टॉक्स। क्लियर है? डन इतनी चीजें, और 2025 को ईयर ऑफ कोऑपरेटिव भी हमने डिक्लेयर किया हुआ है। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड्स के बारे में। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड एक प्रकार के डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बॉन्ड आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं। जब कंपनीज को पैसे की जरूरत होती है तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करती हैं, और जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट बॉन्ड को इशू करते हैं।
ठीक है, अब इसमें एक और फीचर होता है विच इज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। जनरली जब हम बॉन्ड खरीदते हैं तो इसका एक फिक्स टेन्योर होता है कि 5 साल है, 10 साल है, और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब वो मैच्योरिटी हो जाती है तो हमें उतने इंटरेस्ट रेट पे अपना पैसा वापस मिल जाता है। ठीक है, अब जो फ्लोटिंग बॉन्ड रेट होते हैं या फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होते हैं, इनमें जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स नहीं होता। हर 6 महीने में आपको एक एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि रेपो रेट में चेंजेस हो रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, या जो भी महंगाई दर में चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। मतलब एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, फ्लोटिंग रेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट द इंटरेस्ट रेट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2020-2035। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि जो इंटरेस्ट रेट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स पर, वो कितना अनाउंस किया है, 6.66% पर एनम यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है। ये 5 सालों के लिए एप्लीकेबल रहेगा, 2025 से 2030 तक, और 5 सालों के बाद इसको वापस से रीएडजस्ट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर जियो साउंड पे के बारे में। देखिएगा, आप लोग ने मर्चेंट शॉप पे गए हैं, चाहे वो आप पानीपुरी की दुकान पे गए हो, या किराने की शॉप पे गए हो, या सब्जी वाले की दुकान पे गए हो, उनके पास एक छोटा सा डिवाइस होता है। जब आप यूपीआई करते हो, क्यूआर कोड से आप पेमेंट करते हो, तो उनका वो डिवाइस साउंड प्रोड्यूस करता है कि 100 रुपए रिसीव हुए, 500 रुपए रिसीव हुए, और अपनी अपनी लैंग्वेज में सब लोग उसको अपने तरीके से सेट करते हैं। ये जो अलग से डिवाइस होता है, इस अलग से डिवाइस को खरीदने के लिए जो आपके दुकानदार है, किराना शॉप वाले हैं, उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। लगभग 1500 रुपए एनुअली इनका खर्चा यहाँ पर आता है। क्लियर हुआ? डन। तो ये जो साउंड बॉक्स है, इसको रिप्लेस हमें करना है। तो इस साउंड बॉक्स को रिप्लेस करने के लिए और किराना शॉप का 1500 रुपए एनुअली सेव करने के लिए जियो ने लॉन्च किया है जियो साउंड पे। अब यहाँ पे जियो का एक 4G फोन है। जियो का एक 4G फोन है जिसका नाम है जियो भारत। ठीक है, जियो भारत फोन। जियो भारत फोन एक 4G फोन है जिसे जियो ने लॉन्च किया, जो केवल 699 रुपीज, मतलब 700 रुपए में आपको ये 4G मोस्ट अफोर्डेबल फोन आपको देखने को मिलता है। तो जो किराना शॉप्स हैं, उनके पास अगर जियो भारत फोन है तो उनके लिए लॉन्च किया है जियो भारत पे, जिसमें आपको ये एक्स्ट्रा डब्बा खरीदने की, एक्स्ट्रा साउंड बॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं होगी। जो भी ट्रांजेक्शन आएंगे, जो भी पेमेंट आएंगे, और जिस भी भाषा में आप साउंड को चाहते हैं, तो ये जियो साउंड पे आपको साउंड प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है? ये किसके लिए है? वो छोटे मोबाइल फोन के लिए है। जो जियो भारत मोबाइल फोन है, उनके लिए केवल ये एप्लीकेशन आई है। ठीक है, तो Jio has launched Jio Sound Pay on Jio Bharat phone to help small businesses such as a kirana store easily handle UPI payment. इसमें आपको इंस्टेंट मल्टीलिंगुअल ऑडियो कंफर्मेशन देखने को मिलेगा एवरी ट्रांजेक्शन में, और आपको एडिशनल साउंड बॉक्स को भी परचेस करने की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सिटी यूनियन बैंक कॉन्जिगेटिव टर्म एट IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड। तो यहाँ पर सिटी यूनियन बैंक को 7 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं। इनको 7 अवार्ड मिले हैं एट द 19th IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो 19th एडिशन ऑफ IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें सिटी यूनियन बैंक को 7 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है? तो देखो, सबसे पहला है बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, मतलब बेस्ट AI एंड ML बैंक्स, बेस्ट फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट इंडेक्स एडॉप्शन, बेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये इसमें वो 3 कैटेगरी में विनर रहा है। फिर रनर अप रहा है बेस्ट डिजिटल इंगेजमेंट में, IT रिस्क मैनेजमेंट में, और बेस्ट टेक्नोलॉजी टैलेंट में। ये क्या रहा है? रनर अप रहा है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी क्या है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मुझे देखना पड़ेगा तीसरी कैटेगरी क्या है। स्पेशल स्पेशल कैटेगरी है बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक कैटेगरी में भी सिटी यूनियन बैंक को अवार्ड मिला है। तो ये टोटल 3 3 6 और एक 7 अवार्ड सिटी यूनियन बैंक को मिले हैं। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किसने कराया था? इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मुंबई में से ऑर्गेनाइज किया था। और ये अवार्ड किसने प्रेजेंट किए थे? RBI के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर जी ने अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया था। नाउ बात करते हैं सिटी यूनियन बैंक के CEO कौन है? डॉक्टर एन कामाकोड़ी आपको इसके CEO देखने को मिल जाएंगे। इंडियन बैंक एसोसिएशन का फॉर्मेशन 1946 में हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है जी, चलिए अगली कहानी समझते हैं सामर फेस्टिवल के बारे में। ये फेस्टिवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वेल अंडरस्टूड है कि सामर फेस्टिवल कहाँ होगा? सामर लेक के पास होगा, मतलब राजस्थान में होगा। इसका स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, राइट?
तो हम बात कर रहे हैं सामर फेस्टिवल के बारे में, जो कि एक वाइब्रेंट कल्चरल और एडवेंचरस फेस्टिवल है, जो कि सांबर लेक राजस्थान में कंक्लूड हुआ है। 5 दिनों तक चला, 24 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में। इसको राजस्थान टूरिस्ट डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने होस्ट करने का काम किया था। नाउ बात करते हैं इस लेक के स्टैटिक के बारे में। तो सांबर लेक एक सॉल्ट वाटर लेक आपको मिल जाएगी, एक खारे पानी की झील है, जो कि लार्जेस्ट इनलैंड, मतलब इनलैंड का ही मतलब है कि जमीन में आपको ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक देखने को मिल जाएगी भारत की। कहां पर है? जयपुर और नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। अरावली हिल से चारों तरफ से ढकी हुई है, घिरी हुई है। इसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 1990 में। ठीक है जी। चलिए अगली कहानी हम समझते हैं। In which country did the Ministry of Tourism participate in the Fitur Travel Fair in the January? तो फितूर ट्रेवल फेयर कहां पर हो रहा है? आंसर हो जाएगा स्पेन में। ये फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने और स्पेन ने 2026 को क्या डिक्लेयर किया है? मैंने सिखाया था, डुअल ईयर ऑफ कल्चर। तो ईयर ऑफ कल्चर स्पेन और इंडिया ने 2026 को डिक्लेयर किया हुआ है। नेक्स्ट है, जॉर्जिया इज द ब्लैंक कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द डब्ल्यूएचओ। तो जॉर्जिया किस नंबर का कंट्री बन चुका है जिसको डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है? तो आंसर हो जाएगा 45वां, मतलब 45। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है डॉक्टर के एम चेरियन। डॉक्टर के एम चेरियन ही पास्ड अवे रिसेंटली इन बेंगलुरु एट द एज ऑफ 82। 82 साल की उम्र में बेंगलुरु में इनका निधन हो गया है। पूछा जा रहा है कि डॉक्टर के एम चेरियन किस चीज के लिए, मेडिकल इतिहास में किस चीज के लिए जाने जाते हैं? तो इन्होंने पहली बाईपास हार्ट सर्जरी की थी। ठीक है, परफॉर्मिंग इंडियाज फर्स्ट कोरोनरी बाईपास सर्जरी या फिर हार्ट बाईपास सर्जरी करने वाले पहले डॉक्टर भारत में आपको मिल जाएंगे, डॉक्टर के एम चेरियन। ही पास्ड अवे रिसेंटली, इनका निधन यहाँ पर हो चुका है। अगर हम इनके बारे में कुछ और बातें करते हैं, तो सबसे पहली बात, इन्हें पद्मश्री मिला था 1991 1991 में। तो पद्मश्री अवार्डी है। मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड 2005 में मिल चुका है। इसके अलावा ही वॉज द फाउंडर, वाइस प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर ऑफ मद्रास मेडिकल मिशन। तो मद्रास मेडिकल मिशन के फाउंडर, वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 38 नेशनल गेम्स इन द देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, which two sports have been included in the national games for the first time? कौन से दो खेल है जो पहली बार नेशनल गेम्स में इंक्लूड किए जा रहे हैं? तो मैंने आपको सिखाया है योगा और मलखंब के बारे में। सो योगा एंड मलखंब इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, which state has become the first northeastern state to sign MOU with भाषिनी? भाषिनी के साथ एग्रीमेंट साइन करने वाला पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सा बन चुका है? त्रिपुरा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एशियन वेटलैंड सेंसस 2025 इज कंडक्टेड विद बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंडक्ट किया है? आंसर हो जाएगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप इस करंट अफेयर्स को देख रहे होगे उस समय मैं ट्रेन में होंगी, इसलिए मैंने लाइव नहीं लिया। इसलिए मैंने आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किया है, क्योंकि जब आप ये करंट अफेयर्स देखेंगे उस समय मैं ट्रेन में जा रही होंगी अपने घर मध्य प्रदेश। सभी को पता है कि एमपी से हूँ मैं और बैंगलोर में रहती हूँ, तो लगभग 30 आवर्स का ये डिस्टेंस है और 30 आवर्स मैं ट्रेन में रहूंगी, इसलिए मैंने इस वीडियो को आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। ठीक है जी, डन। चीजें तो आपको पूरी मिलेंगी, कोई डाउट नहीं है। कभी भी मैं कहीं भी रहूं, आपको करंट अफेयर्स में कोई कमी नहीं आएगी। आप किसी भी एग्जाम में अपियर होने वाले हो, यहाँ से आपको 100% करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरा पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस बताता है। मैंने जो भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं एक्सपीरियंस के साथ बता सकती हूँ कि यहाँ से आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं इन करंट अफेयर्स को। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, which of the following launch vehicle was used by the ISRO for its 100th launch mission? तो 100 नंबर की लॉन्चिंग में हमने यूज किया है GSLV F-15, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। पहला क्वेश्चन है, which country has declared 2025 as ईयर ऑफ कम्युनिटी? ईयर ऑफ कम्युनिटी किसने डिक्लेयर किया है? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा राज्य है जिसने 4 वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च किया है, जिनमें से कुछ स्कीम्स है रायतु भरोसा स्कीम, इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम। तो सभी को क्लियर होना चाहिए कि रायतु भरोसा स्कीम किसकी है। कई बार हमने डिस्कशन किया है, 26 जनवरी को वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च किया गया है।
तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।